हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने कहा था आपसे, टेस्ट मैंने आप लोगों को दिया था रसायन विज्ञान का, वो आपने हल कर दिया। चलिए आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा और अपने मार्क्स उसी हिसाब से जितना आपने उसे अटेंड किया है देखते रहिए। इसी के साथ आज हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न मैंने आज सुबह आपको भेजे हैं, उन्हें भी हल करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बावजूद भी आपके जब कोई लेक्चर आप देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स जरूर रहती होंगी, कुछ मन में शंकाएं जरूर रहती होंगी। तो आपकी जो भी शंकाएं हैं वो आप जब भी वीडियो देखते हैं उसके कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे भेजिएगा। मैं उसके कमेंट्स बॉक्स से आपकी समस्याओं को देखकर अगली वीडियो में उन सभी का सॉल्यूशन करूंगा। जितने आप ज़्यादा कमेंट्स और शंकाएं भेजेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो मैं एक विशेष सेशन, एक वीडियो आपके डाउट्स और शंकाओं के बारे में ही बनाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा विज्ञान, जो टेस्ट हमने आपको भेजा था उसका सॉल्यूशन। तो मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें पहली इक्वेशन थी MnO2 + 4HCl। 2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2, 2H2O + Cl2। ठीक, इस इक्वेशन को देखकर इन्होंने पूछा था कि बताइए किस पदार्थ का अपचयन और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं इक्वेशन को, ध्यान, पहले इस प्रोडक्ट में MnO2 यानी Mn के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और जैसे जब हम यहां पर आते हैं तो हम देखते हैं कि Mn में से ऑक्सीजन निकल चुकी है। तो किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहां पर Mn का, या आप अगर पदार्थ में पूरे कहें तो MnO2 भी लिख सकते हैं आप। तो Mn या MnO2 का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। चलिए दूसरे प्रोडक्ट को देखिए। क्लोरीन के साथ कौन है? हाइड्रोजन। क्लोरीन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। तो क्लोरीन और यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इसका उपचयन हुआ है। ठीक, एक नंबर का था। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, मिटाना मुझे साथ साथ पड़ेगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह कम है। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए। कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन होता है, और जब हम उसमें लोहे की कील डालते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय बाद वो नीला रंग जो है बदलकर हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, CuSO4 का विलयन था और उसमें हमने लोहे की कील यानी Fe को डाला। चूंकि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः ये Fe कॉपर को प्रतिस्थापित कर इसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा और बन जाएगा FeSO4 + C। पहले विलयन में इस कॉपर सल्फेट था जो नीले रंग का था, अब फेरस सल्फेट बन गया, इसका रंग हल्का हरा है। तो ये विलयन इस विलयन में परिवर्तित हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि कॉपर जो है आयरन जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर आ जाता है
और बन जाता है फेरस सल्फेट, जिसका रंग हल्का हरा होता है, तो नीला रंग हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक समीकरण 2 अंक का प्रश्न था। अगर आपने ऐसे ही किया है तो बिल्कुल ठीक किया होगा। तीसरा प्रश्न था निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। समीकरण पहली देखते हैं। पहली समीकरण थी HNO3 प्लस CaOH2। HNO3 प्लस CaOH2 इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2। अब देखिए भाई, संतुलित करना है ना, जरा ध्यान से देखिए। संतुलित करने में यदि हमें बड़ा समूह, आयन समूह ऐसा मिल जाए जो हमारे अभिकारक और उत्पादों में समान चल रहा हो, बीच में टूटा ना हो, तो सबसे पहले उसे देखें। जैसे यहाँ पे देखें हम नाइट्रेट NO3, और यहाँ पर भी नाइट्रेट हमें जू का टूट रहा है, तो पहले इसे ही संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट के कितने अणु दिखाई दे रहे हैं? 2, और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो 2 करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। चलिए, नाइट्रेट हो गया 2, इसके साथ Ca है। Ca कहाँ है? 1, इधर भी 1, संतुलन में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन देखिए 2 ये और 2 ये, कितने हो गए? 4। 4 करने के लिए मुझे यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। हाइड्रोजन भी 4, और ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2। अब इधर कितने देखते हैं ऑक्सीजन? क्योंकि नाइट्रेट के हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं, यहाँ पर है 2। तो ये इक्वेशन संतुलित आधा अंक। दूसरी थी, हाँ, ये जो दूसरी इक्वेशन थी, ये मैंने आपको थोड़ी सी गलत प्रिंट हो गई थी, तो इसे सही कर लें। NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। हाँ, ये इक्वेशन थी। तो अगर हम इसमें देखें, बड़ा समूह NO3 इधर है, जो का टू 1 इधर है, 1 इधर है, ठीक है। ये तो Ag1, Na1 इधर है, Na1 इधर है, ठीक है। Cl1 इधर है, Cl1 इधर है, Ag1 इधर है, 1 इधर। ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, तो इसमें हमें कोई भी संतुलन नहीं करना है, यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। तीसरी समीकरण थी PbO प्लस C इक्वल टू Pb प्लस CO2। Pb प्लस CO2, इसे संतुलित करना है। तो देखें भाई, यहां पर Pb कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1, ठीक है। कार्बन कितना है? 1, इधर कितना है? 1, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, लेकिन इधर है 1, तो इसे 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। लेकिन अब Pb भी कितने हो गए? 2। अगर Pb भी 2 हो गए, तो Pb को भी कितना करना पड़ेगा? यहाँ पर 2। तो 2 Pb इधर, 2 Pb इधर, 2 ऑक्सीजन के परमाणु इधर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, कार्बन 1 इधर, 1 इधर, तो समीकरण हो गई संतुलित। तो इस प्रकार से आपने संतुलित किया होगा, तो आधा अंक आप इसमें अपना जोड़ दीजिएगा। अगली समीकरण थी Na प्लस O2 इक्वल टू Na2O। इसे संतुलित करना है। तो देखिए, Na इधर कितना? 1, और इधर कितना है? 2। तो 2 करने के लिए तो भाई हमें ये 2 कर लिया, ठीक। ऑक्सीजन कितना है? 2, और इधर कितना है? 1, तो इसे 2 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 2, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को 2 किया, तो Na तो 2 दूनी 4 हो गए, और इधर हमने 2 लेके चले, तो Na को भी हम कितना कर देंगे? 4। और देखेंगे इसे, 4 सोडियम परमाणु इधर, 4 सोडियम परमाणु इधर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, तो समीकरण हो गए संतुलित। अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही किया है, तो आधा अंक से दीजिएगा, आपका ये संतुलन पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है?
इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यानी इन्होंने संयोजन और वियोजन दो अभिक्रियाओं की तुलना कराई है और कहा भाई क्यों विपरीत है। देखिए संयोजन और ये है वियोजन। तो देखिए पहले अगर हम परिभाषा में ही देखें, संयोजन में क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ या यौगिक बनाते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन तो बना दिया COCl2। ये दो अलग अलग पदार्थ थे, इन्होंने मिला और केवल एक नया पदार्थ बना दिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी भौतिक प्रभाव के कारण कोई यौगिक या पदार्थ टूट जाता है ना। तो टूटने पर, तो जैसे PCl5 है, गर्म करने पर PCl3 प्लस Cl2 में टूट गया। एक पदार्थ दो में टूट रहा है और ठंडा करने पर वापस बनना है। तो यहाँ पर टूटना हो रहा है, यहाँ पर जुड़ना हो रहा है और यहाँ पर टूटना हो रहा है। इस कारण से एक दूसरे के विरुद्ध है, विपरीत है। और उदाहरण हमने आपको दे दिया, आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं जो भी आपको याद हो, लेकिन शर्तें पूरी कर रहा हो संयोजन की और वियोजन की, तो आपका कोई भी उदाहरण चलेगा। तो ये 2 अंक का प्रश्न था। अगर आपने लिखा है पूरा का पूरा, परिभाषाएं से पहले अंतर दिया और फिर एक एक समीकरण दे दी, तो आपके 2 अंक निश्चित हो गए। प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अब इसने कहा है कि भाई सिल्वर नाइट्रेट से हमें सिल्वर लेना है, उसमें हमने कॉपर धातु से विस्थापन कर रहे हैं, तो इसका समीकरण देना है। सिल्वर नाइट्रेट का क्या सूत्र बनेगा, पहले तो लिखिए AgNO3। ये सूत्र आपको बनाने आए थे 9th में, है ना। Ag, देखिए Ag की प्लस 1 वैलेंसी होती है, नाइट्रेट की माइनस 1 वैलेंसी होती है। Ag ये लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, इसकी वैलेंसी इसके आगे और इसकी इसके 1 से 1 कटा तो AgNO3। तो ये सूत्र आपने 9th में सीखे हैं, तो यहीं से हमने ये लिया है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कौन मिलाया हमने, कॉपर। अब देखिए कॉपर मिला है। Cu जो है, अगर आप विस्थापन श्रेणी को देखें, अभिक्रियाशील श्रेणी को देखें, कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर आता है, तो ये सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है। और जब कॉपर सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है तो ये सिल्वर को यहां से हटा देगा, विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा और बनाएगा क्या, CuNO3 का ट्वाइस, Ag को कर देगा। अब आप कहेंगे CuNO, देखो Cu की वैलेंसी +2 और NO3 की होती है -1, तो यहाँ Cu रखा, ये NO3 रखा, तो Cu की वैलेंसी रखने के ब्रैकेट में यहाँ रखना पड़ेगा, ये एक को लिखा नहीं आता, CuNO3, इसलिए CuNO3 ट्वाइस बनता है। ठीक है ना। अब इसे संतुलित करते हैं भाई समीकरण को। Ag 1 है, नाइट्रेट को पहले पकड़ेंगे, नाइट्रेट बड़ा समझ कितने हैं, 2, तो 2 करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमें, 2। सिल्वर कितने हो गए हमारे, 2। अगर यहाँ पे सिल्वर 2 हो गए तो यहाँ पर सिल्वर को कितना करना पड़ेगा, 2Ag। तो सिल्वर 2 है, नाइट्रेट 2, सिल्वर 2, नाइट्रेट 2, कॉपर 1, कॉपर 1। तो इनके नाम लिख देंगे, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर यानी 4। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तो क्यों प्रयोग किया गया वो आप बताएंगे, यदि क्रियाशील है। और नंबर 2 पे ये हमने रासायनिक अभिक्रिया बना दी। तो इसके भी 2 अंक थे, अगर आपने ये किया है तो आप करेंगे 2 अंक। लास्ट क्वेश्चन था इसमें नंबर 6, NH4Cl गरम इधर कर रहे हैं, NH3 + HCl और ठंडा। पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए ये एक यौगिक है, भौतिक प्रभाव के कारण टूट गया, तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में चूंकि उष्मा के प्रभाव के कारण ये टूट रहा है, तो इस कारण से ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है।
कौन सी अभिक्रिया हुई, उसमें वियोजन। तो 1 अंक था। तो इस आधार पर आपने ये प्रश्न हल किया, टेस्ट को हल किया, तो आपके अंक बन गए होंगे। जितने अंक बने हैं ईमानदारी से आप उतने अंक आपको दीजिएगा। नहीं आप टेस्ट को कर पाए हैं तो भाई थोड़ा गंभीर होइएगा, इसे जो मैंने आज सोल्व किया है इसे सोल्व कीजिए, और आगे भविष्य में जो भी मैं टेस्ट आपको दूं उसे आप ईमानदारी से सोल्व करेंगे। इसी के साथ मैंने बताया था कि कल मैंने सुबह आपको कुछ प्रश्न भेजे हैं, उन्हें भी हमें हल करना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं आपको। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि प्रश्न को पढ़ने का तरीका है, पहले एक बार ध्यान से पढ़िए, सावधानी से, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार पढ़िए। ठीक, फिर उसमें जो सूचनाएं दी गई हैं उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखें, उन जो पूछा है उसे भी लिखें, और फिर हम देखें कि भाई ये जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं इनमें हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र को लगाइएगा, सूत्र में मान रखिएगा, उसके बाद गणना कीजिएगा, और गणना करने के बाद जो वांछित राशि है जो पूछा है उसे हम मात्रक सहित लिखेंगे। ये तरीका होता है संख्यात्मक प्रश्न को हल करने का। तो हवा के सापेक्ष पानी का, हवा है और पानी है, क्योंकि ये अपवर्तनांक के प्रश्न है, मैंने बताया था इनमें आप 2 तरह से आप इसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा इजी करके बता दूं, जैसे जितने भी माध्यम वहां पर है तो माध्यम को पकड़िए, उन्हें नाम देना शुरू कीजिए। पानी को, जैसे हवा को हमने 1 दे दिया, पानी को 2 दे दिया, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सूत्र से रिलेटेड। जब आप इसमें प्रैक्टिस हो जाए तो आप दूसरे तरीके से भी हवा को ए, पानी को W करके करेंगे तो भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई माध्यम जितने उन्हें 1, 2, 3 नंबर दीजिए तो आपको आसानी रहती। तो हवा के सापेक्ष पानी, हवा के सापेक्ष, यह है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का चिन्ह ये है म्यू, और यदि हवा के सापेक्ष यानी 1 के सापेक्ष 2 का कितना दिया है, 4/3। पानी के सापेक्ष हवा का पूछा है। अब जिसके सापेक्ष पूछते हैं वो शुरू में लिखते हैं, तो पानी को हमने 2 बराबर, ये प्रश्न है। तो ध्यान कीजिएगा कि अपवर्तनांक बदल रहे हैं, तो आपके पास एक सूत्र आया था 2ν1 बराबर 1/1ν। सूत्र से हम डायरेक्ट कर लेंगे इसे, तो 2 या हो जाएगा 2ν1 बराबर 1/4/3, 1/4/3। तो ऊपर लेके जाएंगे इसे, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 2ν1 बराबर हो गया 3/4। चूंकि ये अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इस तरह से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिएगा। चलिए इसे मिटा रहा हूं मैं। यहां पर भी 2 माध्यम है, एक हवा और एक जल। हवा को हमने 1 मान लिया, जल को हमने 2 मान लिया। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में, वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में, माध्यम 1 है हवा, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल यानी कि v1 बराबर कितनी दे दी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना दे दिया, हवा के सापेक्ष 1ν2 बराबर दे दिया 4/3। अब पानी में चाल पूछिए, v2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमने प्रश्न पढ़ा था और उसमें जानकारी थी। तो भाई अब हम फिर दिमाग लगाएंगे, देखेंगे v1 आ रहा है, v2 आ रहा है, जो पूछा है, और अपवर्तनांक दिया है। तो सूत्र है 1ν2 बराबर v1/v2। तो भाई यहां से अगर हम चलें तो
1 * 4/3 v1 कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे v। तो v2 क्रॉस गुना करेंगे गुना 4 बराबर 3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो v2 बराबर आ जाएगा 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 की 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और घटे 4। अब 4 से भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, दशमलव की 0 उतारी थी तो 2 बचे और 4 पंजे 20, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति। ये जो का तू रहा 9 को 4 से भाग कीजिएगा तो ये आएगा। तो v2 आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? छोटी सी कैलकुलेशन है भाई। ये मान रखने के बाद सूत्र रखना है, सूत्र में फिर वैल्यू अप्लाई करनी है, फिर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो हमारा आंसर होता है। v2 पूछा है तो ये v2 बराबर आ गया हमारा। ठीक, मिटाओ इसे, अगली तरफ बढ़ते हैं। फिर हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक। हवा है, पानी है, कांच है, 3 चीजें हैं। 4/3 व 3/2 हैं। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। हवा के सापेक्ष, हवा है, हवा को मान लिया आपने 1 माना, जल को आपने 2 और कांच को 3। तो हवा के सापेक्ष 1u2 बराबर कितना दे रहा है 4/3। हवा के सापेक्ष पानी तथा कांच के, अच्छा हवा के सापेक्ष तो 4/3 और हवा के सापेक्ष सी इसका दे रखा है कितना 3/2। 3/2 और किसका किसके सापेक्ष पूछा है? पानी के सापेक्ष कांच का, पानी यानी जल के सापेक्ष कांच का, यानी 2μ3 बराबर क्वेश्चन। अब आपको सोचना है ऐसा कोई सूत्र, कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जिसमें 1 से अधिक 2 से अधिक माध्यम 1μ2 गुना 2μ3 गुना 3μ1 बराबर 1, ये होता है सूत्र। यहां पे चाहिए 1μ2 है 2μ3 पूछा है, 3μ1 नहीं दिया, 1μ3 दिया है। और आप जानते हैं अगर हम इधर से उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी यहीं पे हम लिख देंगे 3μ1 बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक, अब एक की वैल्यू रखिए 1μ2 वही 4/3 गुना 2μ3 दिया नहीं, 3μ1 हमने निकाला 2/3 बराबर 1। ये आपस में गुना हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 8/9 गुना 2μ3 बराबर 1। तो 2μ3 बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/8/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 2μ3 बराबर हो जाएगा 9/8। कैलकुलेशन कर लेंगे आप, छोटी सी कैलकुलेशन है, बस ये पकड़ना जरूरी है कि भाई ये कैसे हमें पकड़ना है। चलिए और तेजी से आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखने पर एक व्यक्ति को तालाब की गहराई 1 मीटर प्रतीत होती है। तालाब की ऊपर से देख रहा है तालाब में, तो तालाब की गहराई प्रतीत हो रही है 1 मीटर। प्रतीत का मतलब वास्तव में नहीं है उतनी, है ना। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। देखो गहराई उसे प्रतीत हो रही है, तो आभासी गहराई बराबर 1.33। जल का अपवर्तनांक दिया है, तो इसने ये नहीं कहा किसके सापेक्ष, जब नहीं कहता, मैंने आपको बताया था जब कुछ ना कहे तो इसका मतलब वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष है, निर्वात के सापेक्ष है। तो अगर वायु एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम, तो 1μ2 बराबर कितना दिया है 4/3। अरे सॉरी, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन गलत आ गई।
इसका करेक्शन कीजिए। आभासी गहराई दिखाई 1 मीटर और अपवर्तनांक है 1.33। ठीक, वायु और ये क्या है, जल। तो यानी देखें वायु रेयर माध्यम होता है और जल डेंस माध्यम होता है, तो इसका मतलब ये भी है, यहाँ पर लग रहा है। और से पूछे वास्तविक गहराई बराबर प्रश्न मार्क, वास्तविक गहराई बराबर प्रश्न। फिर हम सूत्रों पर निगाह डालेंगे। तो आपने पढ़ा है आर न्यू डी बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो आर न्यू डी कितना है, 1.33 बराबर वास्तविक गहराई आप मान लीजिए h है, और आभासी गहराई कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक, यहां से क्रॉस करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 1.33 मीटर। तो यानी उसकी वास्तविक गहराई 1.33 मीटर है। अगर ये प्रश्न में ये कहते हैं कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऊपर उठा हुआ कितना, वास्तविक तो है 1.33 मीटर और दिख रहा है 1 मीटर, तो कितना ऊपर उठा हुआ है, 1.33 में से 1 मीटर घटाएंगे 0.33 मीटर। अगर ये पूछता तो प्रश्न को घुमा सकता है थोड़ा सा, तो उसे आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए अगला, किसी सघन माध्यम तथा वायु के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। किसी सघन माध्यम और वायु के लिए क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं हम, C से। C बराबर कितना है, 45 डिग्री है। हवा के सापेक्ष इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिएगा। हवा के सापेक्ष यानी कि सघन माध्यम हवा रेयर आर न्यू बी बराबर क्वेश्चन। अब आप जानते हैं आर न्यू डी बराबर होता है 1/sin सी, ये सूत्र आपने पढ़ा है। तो आर न्यू डी बराबर 1/sin सी का मान कितना, 45 डिग्री। चलिए अब त्रिकोण नीति में आइए, आर न्यू डी बराबर साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो आर न्यू डी बराबर ये √2/1, तो आर न्यू डी बराबर आ जाएगा √2। छोटे छोटी, बस आपको ध्यान में ये रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सूचनाओं को ध्यान से लिखें, सावधानी से लिखें क्या पूछा है, फिर सूत्र का मनन करें, सही सूत्र अप्लाई करें और उसमें मान करके सही कैलकुलेशन अगर आप कर देंगे तो आपका जो उत्तर है बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल सही आएगा। चलिए एक और है प्रश्न, बताओ इसे, चलिए मिटाते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का, इसे भी जरा करते हैं। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष कांच, हवा है और कांच है, हवा रेयर माध्यम, आर न्यू डी बराबर है 1.55 खाली। चलिए कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण C बराबर क्वेश्चन, और इसमें दिया है sin 42 डिग्री बराबर sin 42 डिग्री बराबर 0.67। ठीक है, ये इसने दिया, तो सूत्र तो वही आएगा, आर न्यू डी बराबर 1/sin C। आर न्यू डी कितना दिया है, 1.5 बराबर 1/sin C। तो आप इधर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 गुना sin C = 1। तो sin C बराबर 1/1.5। अब इसे हल करेंगे, 15 का टेबल टेल में नहीं जा रहा है तो लगाई 0.0 उतार लेंगे, 100 बन गया, तो 15 छिक्का 90, 0.1 और तो फिर 100 बना, 15 छिक्का 90, तो यही आता रहेगा। अब हम सार्थक अंकों का प्रयोग करेंगे, अगर ये 5 से ज्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.67, sin C बराबर 0.67, और 0.67 किसकी वैल्यू है, sin 42 की, तो
तो साइन सी बराबर हो गया साइन 42 डिग्री, तो सी बराबर आ गया 42 डिग्री। दैट क्लियर? तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे और इन्हें आप ध्यान से करेंगे, ठीक है? और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसी के अनुसार एक वीडियो अलग से बना दूंगा। थैंक यू।